In this video, we will discuss the topic capital formation. First is the definition of capital formation. According to M.P. Todaro, Michael Paul Todaro is an American economist. According to Todaro, capital accumulation results when some proportion of present income is saved and invested in order to augment future output and income. टोडारो के अकॉर्डिंग जो कैपिटल अकोमुलेशन है, कैपिटल अकोमुलेशन कब होता है? व्हेन फ्रॉम प्रेजेंट इनकम यू सेव समथिंग, सम प्रोपोर्शन, एंड दिस सेविंग, वो जो आपने सेव किया, यू इन्वेस्ट इट इन ऑर्डर टू ऑगमेंट. Augment means to increase the amount, value, size, etc. of something. किसी चीज को बढ़ाना. Future output and income. इसको आप ऐसे समझो. फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैक्ट्री है, शॉप है, काम है आपका, उसमें आपने 100 रुपीज़ आपको इनकम हुई. फ्रॉम दिस इनकम यू सेव्ड 20. ये आपकी इनकम है जिसमें से 20 आपने सेव कर लिया और इस 20 को आपने इन्वेस्ट कर दिया. इन्वेस्ट कहाँ पे किया? कैपिटल में, मशीनरी में, नई फैक्ट्री में, मशीनरी में, इक्विपमेंट में, मटेरियल में, तो जिसमें फिजिकल कैपिटल स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो गया. तो नेक्स्ट टाइम आपकी जो फैक्ट्री है, जैसे पहले आपकी फैक्ट्री 100 की थी, तो 20 आपने इसमें और इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू हो गई 120. तो इसमें से और अगर नेक्स्ट ईयर आपके पास इनकम आएगी, उसमें से आप फिर इन्वेस्टमेंट कर दो सेव करके, तो उसकी वैल्यू सपोज 10 आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 130 हो गई. तो जो कैपिटल है वो इकट्ठी हो रही है, 100 से 120, फिर 130, फिर ऐसे आगे आगे चली जाएगा. इसको कहते हैं कैपिटल अकुमुलेशन. इसमें क्या होता है? सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन सोर्सेज कैन इम्प्रूव इट्स क्वालिटी. तो जैसे हम फिजिकल कैपिटल की बात कर रहे हैं, कैपिटल अकुमुलेशन की बात कर रहे हैं, सिमिलरली अगर हम ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट करें, ह्यूमन कैपिटल को भी बढ़ाते रहें, तो जो प्रोडक्टिविटी है ह्यूमंस की वो बढ़ जाएगी. मीन्स कैपिटल अकोमुलेशन का क्या मीनिंग है कि जब हम अपनी फैक्ट्री में से प्रॉफिट जो है उसको री इन्वेस्ट करते हैं, तो फैक्ट्री का साइज बड़ा करते हैं, फिर प्रॉफिट को री इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर फैक्ट्री का साइज और बड़ा करते हैं, तो उसको हम अकोमुलेशन बोलते हैं. इसी को हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आपकी कोई शॉप है, तो शॉप जैसे आपने देखा होगा, कोई शॉप है, पहले सिंपल उन्होंने शॉप की, उसमें से उन्होंने कुछ प्रॉफिट अर्न किया और उस प्रॉफिट को उन्होंने फिर आगे इन्वेस्ट किया, तो उनकी शॉप थोड़ी और बढ़िया हो गई. फिर उन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट किया तो और शॉप बढ़िया हो गई, तो और शॉप बढ़िया हो गई, एक फ्लोर और बन गया. तो ऐसे जो है कैपिटल इकट्ठी होती जाती है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल अकोमुलेशन और कैपिटल फॉर्मेशन. अकॉर्डिंग टू कॉलिन क्लार्क, Colin Clark was a British and Australian economist and statistician who worked in both the United Kingdom and Australia. He pioneered the use of Gross National Product (GNP) as the basis for studying national income. He was the teacher of Indian economist V.K.R.V. Rao. According to Clark, capital formation refers to the net addition made to existing stock of capital in a given period of time. तो कैपिटल स्टॉक में जो भी हमने नेट एडिशन किया, जैसे हमने यहाँ पे
100 में 20 ऐड कर दिया तो 120 इसकी वैल्यू हो गई। ये जो हमने एडिशन किया ये हो गया कैपिटल फॉर्मेशन। Now, what is the importance of capital formation for economic development? First is rapid increase in economic development. As a result of capital formation, stocks of instruments and machines, etc., can be maintained and large scale production can be achieved. तो जैसे ही हम कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, विद कैपिटल फॉर्मेशन मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स के जो स्टॉक हैं उनको मेंटेन किया जाता है। मतलब जैसे सपोज 1000 वैल्यू है मशीन्स की, तो आफ्टर वर्किंग ऑफ द मशीन फॉर 1 ईयर तो दोबारा फिर हम उसकी वैल्यू 1000 कर देते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट दोबारा लगाकर। और अगर हम उसमें एडिशन भी कर देते हैं तो कैपिटल फॉर्मेशन है, तो उससे क्या है, हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। According to Kuznets, Simon Kuznets was an American economist and statistician who received the 1971 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences. He was the doctoral advisor of Milton Friedman. According to Kuznets, capital formation is an essential precondition for economic productivity and development. तो कुजनेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, देन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी कंडीशन है। प्री कंडीशन मतलब पहले करने वाला काम है। These are the two diagrams that show the importance of capital formation. For example, in this diagram, ये जो लाइन है, ये लाइन शो करती है कि इनिशियली A1, A2, A3 these are the 3 countries, तीनों जो हैं वो एक ही लेवल पे हैं। दिस इज़ द कंजम्पशन, दिस इज़ कैपिटल फॉर्मेशन। तो तीनों का जो लेवल है वो एक ही है, A1, A2, A3। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो A3 कंट्री है, A2 कंट्री है, इसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, अपने इनकम में से, प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचाया, सेविंग की और उसको इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने से इनकी फॉर्मेशन हुई, कैपिटल फॉर्मेशन हुई। तो इस लेवल से जो A3 है वो बहुत दूर चला गया, हाई चला गया। जो A2 है उसने थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया तो वो थोड़ा दूर चला गया। जो A1 है उसने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो A1 जो है वो वहीं रहा, उसी लाइन पे रहा। ये जो लाइन है इट इज़ नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जिसको हम कहते हैं PPC। मैं अलग डायग्राम पे इसको बताता हूँ। सपोज आपके पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को अगर आप मैक्सिमम, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में ऑप्टिमम यूज़ करो तो एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। सपोज दिस मच जो इनिशियल हमारा लेवल है, इतना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। दिस इज़ नोन एज PPC। तो इसमें क्या होता है, अगर आप बिल्कुल एक्स पैदा ना करो यू कैन प्रोड्यूस Y1 ऑफ Y। अगर आप बिल्कुल Y पैदा ना करो यू कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम X1 ऑफ X। या फिर बीच में कोई भी पॉइंट है, ये क्या शो करता है, यू कैन प्रोड्यूस दिस मच ऑफ X0 सपोज और Y0 ऑफ Y। इतना X पैदा कर लो, इतना Y पैदा कर लो। अगर आपने इतना X और पैदा करना है तो आपको इतना Y कम पैदा करना पड़ेगा।
दिस इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो मैक्सिमम हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा इस डायग्राम में, सपोज 3 कंट्री हैं, तो स्टार्टिंग में तीनों कंट्रीज एक ही पॉइंट पे हैं, एक ही पीपीसी पे हैं। तीनों की जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो सपोज एक ही है। दिस इज सपोज A1 कंट्री एंड this is suppose A2 country and this is suppose A3 country। तो स्टार्टिंग में तीनों कंट्रीज एक ही पीपीसी के ऊपर हैं। तो अब तीनों ने कैपिटल फॉर्मेशन किया। कैपिटल फॉर्मेशन करने के बाद क्या हुआ, जो फर्स्ट कंट्री है A1, सपोज करो इसने कुछ भी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं किया, तो A1 जो है वो इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर रही। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है Y1 X1 ये सेम है, तो A1 इसी के ऊपर है। जो A2 कंट्री है उसने थोड़ा कैपिटल फॉर्मेशन किया, अपनी इनकम में से थोड़े पैसे बचाए और उसको इन्वेस्टमेंट किया, तो कैपिटल फॉर्मेशन हुई। तो A2 कंट्री जो है उसकी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ गई, इसलिए A2 कंट्री हायर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे पहुंच गई। दिस इज कंट्री A2। अब इनकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो हो गई X2 Y2, A1 से ज़्यादा। जो A3 कंट्री है उसने और भी ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन किया, तो उनकी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। सपोज X3 एंड Y3, ये A3 कंट्री है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि जो कंट्री ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करेगी उसकी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो वो कंट्री हायर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो जैसे जैसे कैपिटल फॉर्मेशन हमने किया, तो इस साइड हमने लगाया कंजम्पशन, इस साइड लगाया हमने इन्वेस्टमेंट, तो दोनों चीज़ें ही उनकी ज़्यादा हो गई। दिस वाज द फर्स्ट इम्पोर्टेंस, रैपिड इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज increase in employment. In order to increase employment, it is imperative. Imperative means very important or urgent. एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ताकि प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एंड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन, और जो प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ाने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन करना ज़रूरी है। जैसे हमने यहाँ देखा, कैपिटल फॉर्मेशन करने से A2 कंट्री की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन A3 ने किया, उसकी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी और भी ज़्यादा हो गई। Thus, to increase employment, capital formation is must. अब इसको अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट अगर हमने बढ़ानी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ाने के लिए हमें बढ़ाना पड़ेगा कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन जब होगा तो वो आउटपुट को बढ़ाएगा, आउटपुट जब बढ़ेगा तो वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा।
Third important point is achievement of higher stages of economic development. According to Professor Rostow, Walt Whitman Rostow was an American economist, professor, and political theorist who served as National Security Advisor to President of the United States Lyndon B. Johnson from 1966 to 1969. लिंडन बी जॉनसन को LBJ भी बोलते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ये। तो LBJ के ये सिक्योरिटी एडवाइज़र थे W रोस्टो। अकॉर्डिंग टू रोस्टो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ 5 स्टेजेस। तो ये रोस्टो की जो 5 स्टेजेस हैं, दीज 5 स्टेजेस विल बी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो। तो रोस्टो ने 5 स्टेजेस दी हैं। ये स्टेजेस ऑर्डर में हैं: ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्रीकंडीशन ऑफ टेक ऑफ, ड्राइव टू मैच्योरिटी, स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो इनकी डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ इन अनदर वीडियो, उसमें हम देख सकते हैं। तो रोस्टो की जो स्टेजेस हैं, इन ऑल द 5 स्टेजेस ए हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू पास फ्रॉम वन स्टेज टू अदर स्टेज। तो ये लोअर स्टेज है, ये उससे हायर स्टेज है, ये उससे हायर स्टेज है, ये उससे हायर है, ये उससे हायर है। तो लोअर स्टेज से जब हमने हायर स्टेज पे जाना है, उसके लिए कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, रोस्टो ने ये बोला है। फोर्थ पॉइंट इज टेक्निकल प्रोग्रेस। The supply of capital provides wide opportunities to entrepreneurs. जो कैपिटल है, अगर हम कैपिटल की सप्लाई करें, मतलब कैपिटल दें इंडस्ट्री को, मींस इन्वेस्टमेंट करें, तो उससे क्या होगा, एंटरप्रेन्योर जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत ज़्यादा वाइड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। क्या करने के लिए? टू टेक रिस्क एंड एक्सपेरिमेंट विद इनोवेशंस, ताकि वो रिस्क ले सकें और इनोवेशंस के साथ, नई इनोवेशन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकें, प्रोडक्शन में, मटेरियल्स में और प्रोडक्शन प्रोसेस में। केर्नक्रॉस, अलेक्जेंडर केर्नक्रॉस was British economist. Cairncross thinks that technical progress is related to capital formation in several ways. Cairncross के अकॉर्डिंग जो टेक्निकल प्रोग्रेस है उसका कैपिटल फॉर्मेशन के साथ रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? कैपिटल फॉर्मेशन लार्ज अगर है, इट जनरेट्स द राउंड अबाउट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। तो ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन अगर होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा इनकम में से फिर आप ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और कैपिटल फॉर्मेशन होगा। मतलब साइक्लिकल टाइप ये रिलेशन चलता रहेगा। कैपिटल फॉर्मेशन इज जनरल सिम्टम ऑफ टेक्निकल एक्सपेंशन। अगर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, इट मीन्स टेक्नोलॉजी एडवांस होगी ही। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए कैपिटल फॉर्मेशन ज़रूरी है। मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल प्रोग्रेस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे है नंबर ऑफ मशीन्स को बढ़ाना, यहाँ पे है मशीन की क्वालिटी को बढ़ाना, मशीन की स्पेसिफिकेशन को चेंज करना, ज़्यादा एफिशिएंट मशीन बनाना। फिफ्थ पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ओवरहेड कैपिटल। अब सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या होती है या इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल क्या होती है? इट इंक्लूड्स रोड्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कनाल्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जैसे डैम बनते हैं कनाल्स बनाने के लिए, हाइड्रो पावर के लिए, फ्लड्स कंट्रोल करने के लिए, इसलिए इनको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं। एंटरटेनमेंट का भी ये सोर्स हैं, पावर हाउसेज एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो ज़रूरी है। सिक्स्थ इम्पोर्टेंस इज
फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने के लिए हेल्थ को डेवलप करना, एजुकेशन को डेवलप करना, सोशल सर्विस को डेवलप करना, सोशल वेलफेयर को डेवलप करना, ये सारा जो एक्सपेंडिचर है इन चीज़ों के ऊपर, दैट इज़ नोन एज फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल को भी हम डेवलप कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल की हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, दैट विल आल्सो बी ए पार्ट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल इन वर्कर्स, जैसे ही हम वर्कर्स में कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे, मतलब वर्कर्स की टेक्निकल स्किल डेवलप करेंगे, देयर एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज्ड, उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। कुजनेट्स के अकॉर्डिंग पब्लिक करेक्टर एंड एफिशिएंसी, लोगों का करेक्टर एंड एफिशिएंसी कॉन्स्टिट्यूट द प्रिंसिपल कैपिटल स्टॉक, तो ये मेजर कैपिटल स्टॉक है, उनका काम करने का तरीका और उनका काम करने की उनकी क्षमता, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स इंक्रीजेस बाय द इन्वेस्टमेंट मेड फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एजुकेशन में, हेल्थ में, ट्रेनिंग में, स्किल में कैपिटल फॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है। एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, फॉरेस्ट, रिवर्स एट्सेट्रा इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमें पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, दैट विल बी कैपिटल फॉर्मेशन। Eighth importance is double task. According to Harrod and Domer, ये दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, Harrod and Domer. Roy Harrod was an English economist. He is best known for writing The Life of John Maynard Keynes. इन्होंने एक बुक लिखी है The Life of J.M. Keynes in 1951, and for the development of Harrod-Domer model. ये दो काम इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड एवसे डोमर was a Russian American economist famous as developer of the Harrod-Domer model. तो इन्होंने Harrod-Domer मॉडल भी दिया है एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। We will study this model in another video. According to Harrod and Domer, on the one hand, investment stimulates the effective demand. अब जब इन्वेस्टमेंट होगा तो वो डिमांड को बढ़ाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होने से लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट जब होगा तो नया प्रोडक्शन होगा, नया प्रोडक्शन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग चीज़ों की डिमांड करेंगे। तो जो इंडस्ट्री में चीज़ें पैदा होती हैं या चीज़ें जो भी कंट्री में पैदा होती हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी। ऑन द अदर हैंड, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस प्रोडक्शन और सप्लाई। इन्वेस्टमेंट होगा तो वो सप्लाई भी बढ़ाएगा, प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा। एज सच नो इन्फ्लेशन विल टेक प्लेस, तो इन्फ्लेशन नहीं होगी, प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि डिमांड इंक्रीज भी हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज भी हो जाएगी। सो विदाउट इन्फ्लेशन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो डेवलपमेंट करेगा। Ninth important point is economic welfare. Capital formation increases economic welfare through increase in production, income and employment. Capital formation जो है वो प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से, इनकम बढ़ने की वजह से वेलफेयर जनरेट करते हैं। इफ़ द इंक्रीज्ड इनकम इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब ये न्यू फीचर है कि अगर वो इनकम बढ़ी हुई जो है, इनकम बढ़ जाए और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, देन पॉवर्टी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द सेल्फ रिलायंस. कैपिटल फॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर अटेनिंग फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड रिडक्शन इन फॉरेन असिस्टेंस. तो एक तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ठीक हो जाएगा, मतलब अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, देन एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, उससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल हो जाएगा,
और फॉरेन की हमें असिस्टेंस भी नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी हम फॉरेन से चीज़ें लेते हैं उसके बदले में हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। विद कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपोर्ट्स इंक्रीज एंड इंपोर्ट्स फॉल। These were some points of importance of capital formation. The next heading is main heading, causes of low rate of capital formation in underdeveloped countries. अब हमने देखा कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट इवन देन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ वेरी लो इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब डेवलपमेंट करने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, बट फिर भी जिनको डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, फिर भी उनमें कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है उसके लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन के? फर्स्ट पॉइंट इज पॉवर्टी और लो पर कैपिटा इनकम। एट लो लेवल ऑफ इनकम ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड। अब जो पुअर कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, इनमें लोगों की इनकम बहुत कम है। इनकम कम होने से उनका जो कंजम्पशन पे खर्चा हो रहा है, जैसे सपोज 100 रुपये इनकम है, 70 रुपीज़ आपने कंजम्पशन कर ली फूड की, देन आप ये लगाओ कि 70% इनकम जो है आपकी स्पेंड हो गई, तो बाकी हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्चने के लिए पैसा कम रह गया। दस लोअर सेविंग्स प्रोवाइड ए स्मॉल फंड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम हो गया, इस यही कारण है लो कैपिटल फॉर्मेशन का। सेकंड कॉज इज लेस फैसिलिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज देयर इज लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर्स। अब इन कंट्रीज में कोई बढ़िया एंटरप्रेन्योर नहीं होते, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती, इस वजह से कैपिटल फॉर्मेशन के ज़्यादा चांस नहीं होते। लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर्स, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं अब, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को करेंगे। लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल इन दीज कंट्रीज आर एम्प्लॉयड इन बिजनेस, सर्विसेज, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब ये जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में ज़्यादा लोग छोटे छोटे बिजनेस में हैं, सर्विस में हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में हैं और कॉटेज इंडस्ट्री में हैं। मतलब कोई बिग बिजनेस हाउस बहुत कम होते हैं इन कंट्रीज़ में, बहुत ज़्यादा नहीं होते। एंड देयर इज़ लैक ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादा नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होती हैं। कैपिटल इंटेंसिव मीन्स जिन इंडस्ट्रीज में ज़्यादा कैपिटल लगती हो। तो डेफिशिएंसी होने की, कैपिटल की डेफिशिएंसी होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होने की वजह से, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कम होने से, मार्केट का साइज़ कम होने की वजह से जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इन कंट्रीज़ में कम होती हैं। इसलिए जो एंटरप्रेन्योर हैं वो छोटे होते हैं, एबल नहीं होते। फोर्थ इज़ द लैक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एज अ रिजल्ट प्राइवेट सेविंग्स आर नॉट एडिक्वेटली मोबिलाइज्ड। अब इसमें क्या है, जो लोग हैं इन कंट्रीज़ में कम इनकम वाले, वो जितनी भी सेविंग करते हैं, वो छोटी सेविंग जमा कराने के लिए, बैंक में रखने के लिए या कहीं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रखने के लिए, इन लोगों के पास डोर टू डोर और नियर बैंक सर्विस नहीं होती, जिस वजह से जो इनकी सेविंग है वो इमोबाइल ही रहती है। अदरवाइज़ क्या होना चाहिए कि ये सेविंग इकट्ठी हो, बैंक में जाए, बैंक इसको इन्वेस्टमेंट के लिए लोन दे, कैपिटल फॉर्मेशन हो जाए। बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दे आर अनएबल टू गेट एडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटीज़, क्योंकि बैंक के पास सेविंग आई ही नहीं,
क्योंकि लोगों ने बैंक में पैसे जमा नहीं कराए, क्योंकि लोग कम सेविंग वाले हैं, उनके पास बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। लैक ऑफ ओवरहेड कैपिटल, एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री कैन नॉट डेवलप। अब ओवरहेड कैपिटल नहीं है, जैसे हम रोड्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कनाल्स वगैरह की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होती, इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती, इसलिए जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो लो है। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरी प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। अब इन कंट्रीज में क्या है, जो प्रोडक्शन टेक्निक है वो पुरानी है, बैकवर्ड है, मॉडर्न टेक्निक नहीं है। लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर, अब जो लेबर हैं वो अपने आसपास घर के काम करना चाहते हैं, दूर जाके काम नहीं करना चाहते, लेबर की एफिशिएंसी कम है, उनकी इकोनॉमिक इग्नोरेंस है, उनको पता नहीं कि कहाँ काम ज़्यादा बेटर मिल सकता है और हाई इनकम की क्या इम्पोर्टेंस है, स्पेशलाइजेशन नहीं है उनमें, स्किल नहीं है, उनकी पुरानी सोच है। तो इन सभी कारणों की वजह से प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्शन कम है, इनकम कम है, लोगों का रहना सहना कम लेवल का है, इसलिए जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो लो है। देन लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ड्यू टू लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर, अब लेबर की सप्लाई ज़्यादा है, बट जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है वो लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि लेबर की सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए इन कंट्रीज़ में जो कैपिटल है उसकी डिमांड ही कम है, क्योंकि ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ही यूज़ की जाती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मीन्स वेयर लेबर इज़ मोर यूज्ड देन कैपिटल। And low productivity, the productivity of labor in underdeveloped countries is low due to illiteracy, वो लोग इलिटरेट हैं, टेक्निकल नहीं हैं, हेल्थ वीक है, वेज उनके कम हैं, उनके पास स्किल नहीं है, इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी लो है। लो प्रोडक्टिविटी होने की वजह से उनकी इनकम लो है, सेविंग लो है, इन्वेस्टमेंट लो है, इसलिए जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो कम है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अब इन कंट्रीज़ में क्या है, जो बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादा लोग वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन मीन्स इन लोगों के पास इतना भी नहीं है कि ये अपना 3 टाइम का खाना खा सकें, तो ये अपनी इनकम को सेव करने के लिए सोच भी नहीं सकते, इसलिए जो सेविंग है वो बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी तरफ जो रिच लोग हैं, रिच लोग ज़्यादा जो अपनी सेविंग है उसको खर्च करते हैं अनप्रोडक्टिव कामों पे, जिसको हम कॉन्स्पेशियस कंजम्पशन भी कह सकते हैं, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर खर्च करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचते, इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन कम रहता है। देन लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ मार्केट बिकॉज ऑफ जनरल पॉवर्टी है, लोगों के पास इनकम कम है, इसलिए इन कंट्रीज़ में परचेजिंग पावर लोगों की ज़्यादा नहीं है। परचेजिंग पावर ज़्यादा ना होने की वजह से डिमांड कम है। अब डिमांड कम होने की वजह से मार्केट छोटी है, मतलब जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, अगर हम हाई प्रोडक्शन करना चाहें, ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्शन करना चाहें, तो वो इन कंट्रीज़ में सेल ही नहीं होगा, क्योंकि उसको बाय करने के लिए लोगों की इनकम ही नहीं है। तो इसलिए प्रोडक्शन लो है, इनकम लो है, एम्प्लॉयमेंट लो है, सेविंग लो है, इन्वेस्टमेंट लो है और कैपिटल फॉर्मेशन कम है। 11th cause is inflation or increase in prices. Because of inflation, people have to spend their large proportion of income. अब इन्फ्लेशन होने की वजह से जैसे सपोज 100 में से 70 रुपीज़ की जो चीज़ आती थी वो सपोज 80 की आने लग गई, तो आपका जो सेविंग है वो कम हो गया, इसलिए सेविंग कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया और कैपिटल फॉर्मेशन कम हो गई। देन इंक्रीज इन टैक्सेस, इन दीज कंट्रीज डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स आर वेरी प्रोग्रेसिव, क्योंकि इनकम टैक्स वैसे तो बहुत कम होते हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों की इनकम ही कम है, पर जैसे ही इनकम बढ़ती है टैक्स रेट भी बढ़ जाते हैं, तो ज़्यादा इनकम का जो प्रपोर्शन है वो टैक्स पे करने में ही यूज़ हो जाता है। दस जो खर्चने वाली इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, वो कम रह जाती है और उसमें से फिर सेविंग तो फिर और भी कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट फिर लो रहता है, कैपिटल फॉर्मेशन भी लो रहती है।
13th पॉइंट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब इन कंट्रीज़ में क्या है, जो लोग हैं वो ट्राई करते हैं एडवांस कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़ के लोगों की तरह रहना करना। इसलिए जितने भी रिच लोग हैं, जो उनके पास करेंसी है, मनी है, इनकम है, उसको वो इन्वेस्टमेंट करने की बजाय वो लग्जरी गुड्स में स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनकी तरह वो रहना चाहते हैं। इसलिए कंट्री में जो सेविंग है वो कम रह जाती है और इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। देन डेमोग्राफिक फीचर्स, बिकॉज ऑफ हाई बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम है, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल की प्रोपोर्शन पॉपुलेशन ज़्यादा है। मतलब जैसे हम पॉपुलेशन के 3 पार्ट्स बनाएं, 0 to 15, 15 to 60 एंड 60+, तो ये जो प्रोपोर्शन है बच्चे और ओल्ड पीपल, इनका प्रोपोर्शन ज़्यादा हो जाता है। ये सारे डिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन, वो कम रह जाती है। तो इसकी वजह से जो सेविंग है वो कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन भी कम हो जाता है इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ये हमने देखा कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में कैपिटल फॉर्मेशन कम क्यों है। Now measures to promote capital formation in underdeveloped countries। तो underdeveloped countries में हम capital formation को कैसे प्रमोट करें। फर्स्ट, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। सिंपली अगर हम पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर दें तो कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा। पर कैपिटा इनकम क्या है? नेशनल इनकम ओवर पॉपुलेशन। तो ये इंक्रीज कैसे होगी? या तो पॉपुलेशन कम हो या नेशनल इनकम ज़्यादा हो। तो नेशनल इनकम ज़्यादा होने से या पॉपुलेशन कम होने से जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी तो लोगों की सेविंग बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। देन इंक्रीज इन डोमेस्टिक सेविंग। तो सेविंग हम कैसे बढ़ाएं? इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दें ताकि लोग इंटरेस्ट के लालच में आकर बैंक में अपनी सेविंग जमा करवाएं। प्रोविडेंट फंड स्कीम, प्रोविडेंट फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम, स्कीम टू अट्रैक्ट स्मॉल सेविंग्स, ये सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए टू सेव मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम योर इनकम, ताकि अपनी इनकम में से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करो और उस सेविंग को आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या किसी और काम में जैसे ये दिए हुए हैं तो इनमें आप इन्वेस्ट करो, इनमें आप रखो सेविंग को। तो यहाँ पे जब सेविंग आएगी तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए चली जाएगी, जिसको हम कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। ऐसे ही प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक इंडस्ट्रीज़ जो हैं, गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसको हम इंडिया में बोलते हैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग सपोज, तो इनके जो प्रॉफिट हैं अगर वो ज़्यादा हों देन वो री इन्वेस्ट किए जा सकते हैं टू इंक्रीज द कैपिटल फॉर्मेशन। देन रूरल सेविंग। तो रूरल सेविंग्स को हम कैसे इंक्रीज करें? क्योंकि रूरल एरियाज़ में क्या है, रूरल एरिया में लोग जितनी भी सेविंग करते हैं वो मोबिलाइज नहीं होती, क्योंकि उनके पास बैंक वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी सेविंग को स्पेंड कर देते हैं ऑन गोल्ड, सिल्वर, लैंड, कैटल एट्सेट्रा। तो रूरल सेविंग को हम कैसे मोबिलाइज करें? थ्रू ओपनिंग मोर ब्रांचेस ऑफ बैंक्स इन विलेजेस। तो विलेजेस में हम बैंक ब्रांचेस ज़्यादा ओपन करें ताकि लोग नियर अपने घर के पास ही बैंक में जाकर अपनी सेविंग डिपॉजिट करवा सकें। तो वो जो बैंक हैं उनमें रूरल लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, क्योंकि वो जो विलेज के लोग होंगे, रूरल एरिया के लोग होंगे, वो जानते होंगे कि रूरल एरियाज़ में कौन से लोग हैं जिनके पास सेविंग होती है और उनकी कैसी सी डिमांड्स होती हैं और उनको कौन सी सेविंग स्कीम के साथ अट्रैक्ट किया जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको बैंक वाले जो ऑफिशियल हैं वो फैमिलियर ही लगें, ऑफिसर्स ना लगें। तो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स विलेजर्स के लिए अलग से लॉन्च करनी चाहिए।
कोऑपरेटिव बैंक्स ओपन करने चाहिए ताकि लोग बैंक में जाने से घबराएं नहीं। लोगों को ये ना लगे कि ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, उनको लगे कि हम भी बैंक में जाकर अपनी सेविंग को डिपॉजिट करवा सकते हैं, तो उससे जो रूरल सेविंग है वो कलेक्ट की जा सकती है। देन एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। इन ऑर्डर टू मोबिलाइज सेविंग को मोबिलाइज करने के लिए जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग बैंक में जाकर ही सेविंग जमा करवाएंगे अगर बैंकिंग फैसिलिटी होगी। कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, अब इनको क्या है, अपनी मैक्सिमम ब्रांचेस ओपन करनी चाहिए, स्पेशली इन रूरल एरियाज। दिस वाज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज लेस कंस्ट्रेंट्स टू प्रोडक्शन। अब जो जितने भी प्रोडक्शन में कंस्ट्रेंट्स हैं, रुकावटें हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की कमी होना, कोल की कमी होना, रॉ मटेरियल की कमी होना, ट्रांसपोर्ट की कमी होना, ये सारे कंस्ट्रेंट्स रिमूव करने चाहिए, तभी इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगा। मतलब इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन के रास्ते में जितनी भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना चाहिए जितना जल्दी इफेक्टिवली पॉसिबल हो। इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल, तो एफर्ट शुड बी मेड टू गेट लोन्स, ग्रांट्स, एड्स फ्रॉम द डेवलप कंट्रीज। तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, वो हेल्प करती रहती हैं। जैसे यूके में एक डिपार्टमेंट है डीफिड, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ऐसे ही जैसे यूएसए में है यूएस एड नाम की उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बना रखा है। ऐसे ही जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, जापान बैंक है, स्विट्ज़रलैंड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो ये इंस्टीट्यूशंस की हेल्प मैक्सिमम लेनी चाहिए। तो इनसे हम डेवलप कंट्री से जो मशीन्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, वो इंपोर्ट करनी चाहिए। तो कैपिटल गुड्स, मशीन्स वगैरह इंपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशंस करनी चाहिए। तो फॉरेन कैपिटल जब हमारे पास आएगी तो फॉरेन की टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी, टेक्निकल ज्ञान हमारे पास आएगा, एफिशिएंट मैनेजमेंट आएगी हमारे पास, नए नए प्रोडक्शन करने के तरीके हमारे पास आएंगे, उससे हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक हो जाएगा। इसलिए डेवलपमेंट करने के लिए हमें इंटरनेशनल हेल्प भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू इंक्रीज द कैपिटल फॉर्मेशन। सरप्लस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, वो जो पब्लिक एंटरप्राइज हैं उनको एफिशिएंटली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके प्रॉफिट बढ़ सकें। तो जब उनके प्रॉफिट होंगे तो नेचुरली जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो ज़रूरी होगा। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो लिबरल होनी चाहिए, क्रेडिट को लेके, या जो फिस्कल पॉलिसी है, इंडस्ट्री पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ये लिबरल हों। मतलब इसमें ऑफिसर राज ना हो, इंस्पेक्टर राज ना हो, लाइसेंस की ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए गवर्नमेंट जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस टाइप सिस्टम चलाती है, तो ये ज़रूरी है। 9th suggestion is reduction in income inequalities। तो इनकम इनक्वालिटी कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब रिच से पैसा पुअर के पास जाएगा तो सेविंग इंक्रीज होगी। सेविंग इंक्रीज होगी तो नेचुरली वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, बैंक में रखेंगे। तो टैक्स सिस्टम ऐसा हो कि हमारी जो इनक्वालिटी है वो कम हो। बट जब हम रिच के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि ये ना हो कि लोगों को लगे कि ज़्यादा रिच बनेंगे तो टैक्स लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा रिच बनने की कोशिश ना करो। तो ऐसे टैक्स सिस्टम जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डीमोटिवेटिंग ना हो टैक्स सिस्टम। रिडक्शन इन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्चे हैं, डिफेंस के ऊपर खर्चे हैं, ये कम होने चाहिए। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए, तो पब्लिक सेक्टर सेविंग अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि जब उनका ये खर्चा कम हो जाएगा जिससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। देन प्राइस स्टेबिलिटी इज आल्सो नेसेसरी टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। एक्सेसिव राइज और फॉल इन प्राइसेस शुड बी अवॉइडेड। तो प्राइस का बहुत ज़्यादा बढ़ना, इट इज़
बेनिफिशियल फॉर द प्रोड्यूसर बट इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर। और प्राइसेस का बहुत ज़्यादा कम होना, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द प्रोड्यूसर। तो बहुत ज़्यादा प्राइस का बढ़ना, बहुत ज़्यादा प्राइस का कम होना, ये कोशिश करो कि ऐसा ना हो, स्टेबिलिटी हो प्राइस में। बाय कर्विंग मीन्स टू लिमिट और कंट्रोल समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड। अगर हम किसी चीज़ को रोकते हैं तो उसको कहते हैं कर्विंग। द प्राइस राइज को रोकने के लिए पब्लिक सेविंग विल ग्रो। पब्लिक सेविंग अपने आप ग्रो हो जाएगी जब हम प्राइस राइज को रोकेंगे, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है उसमें जैसे हमने लगाया था कि 70 में से 80 रुपीज़ लोगों के कंज्यूम हो जाएंगे, 100 में से 70 की जगह 80 कंज्यूम होंगे। अगर 10 रुपये प्राइस बढ़ गई तो वो सेविंग कम हो जाएगी, पर जब हम प्राइस को रोक लेंगे तो उनकी सेविंग्स ज़्यादा हो जाएगी, कैपिटल फॉर्मेशन विल राइज। Now direct taxes. By imposing direct taxes like income tax, property tax, corporation tax, etc., money from economic development will rise. Money for economic development will rise. तो जैसे ही इन टैक्सेस के साथ गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगी, then that revenue can be invested and capital formation will rise. But again, जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट को या प्रोड्यूसर को डीमोटिवेट ना करें, उससे फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा और कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स बेस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं, फार्मर्स हैं या अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए ताकि ज़्यादा कलेक्शन हो सके। Then indirect taxes. Revenue from indirect taxes like excise duty. Excise duty refers to the taxes levied on the manufacture of goods within the country as opposed to custom duty that is levied on goods coming from outside the country. But it should be noted that in India, GST, goods and service tax, has now subsumed a number of indirect taxes including excise duty. तो बहुत सारे जो indirect taxes हैं अब इंडिया में GST के अंडर ही आ गए। तो ये indirect taxes के से जो रेवेन्यू होती है, दिस इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये ऐसे हों कि जल्दी से जल्दी रेवेन्यू कलेक्शन हो और टैक्स चोरी ना हो सके, सारी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाए ताकि गवर्नमेंट उसको फिर इन्वेस्टमेंट कर सके, कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा हो। देन द रिडक्शन इन कंजम्पशन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि कंजम्पशन अगर करटेल हो जाएगा, करटेल मतलब टू रिड्यूस, कंजम्पशन को करटेल अगर हम कर लेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि रिच लोग अगर कंस्पिशियस कंजम्पशन को कम कर दें, वही पैसा वो सेविंग करके फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। अकॉर्डिंग टू गुंदर मेडल was a Swedish economist and sociologist. In 1974, he received the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences with Friedrich Hayek of Austria. According to Medal, there is no other road to economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है देन अ कंपल्सरी राइज इन द शेयर ऑफ दैट नेशनल इनकम विच इज़ विदहेल्ड फ्रॉम कंजम्पशन एंड डिवोटेड टू इन्वेस्टमेंट। मतलब इनकम में से जो पैसा हमने कंजम्पशन के लिए निकाल दिया, कंजम्पशन कर दिया, उसके बाद जो सेविंग बची, इस सेविंग को अगर हम इन्वेस्टमेंट पे लगा दें तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कैपिटल फॉर्मेशन का। और कोई भी कंट्री इसके बिना डेवलपमेंट नहीं कर सकती और ना ही डेवलपमेंट के लिए और कोई रास्ता है। मतलब जितना भी आपने इनकम में से कंजम्पशन करने के बाद पैसा बचाया, उसको इन्वेस्टमेंट करो। दिस इज़ द सजेशन ऑफ गुनर मेडल। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके साथ हम कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। Now these are some brief notes. What is the meaning of capital deepening and what is the meaning of capital widening? Capital deepening का मतलब है न्यू एंड बेटर मशीन्स, लेबर को ज़्यादा बढ़िया मशीन देनी।
ताकि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाए। कैपिटल वाइडनिंग का मतलब है ज़्यादा मशीन्स देनी, ताकि ज़्यादा लोगों के पास मशीन आ जाए। मतलब अगर हम ऐसे समझें, डीपनिंग में क्या है, जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों को हमने मशीनें दी और ज़्यादा बढ़िया तरीके वाली ऑटोमेटिक मशीनें दी, ज़्यादा स्किल्ड मशीनें दे दी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली मशीनें दे दी, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई। इसमें क्या है कि हमने मशीनें जो हैं वो 10 लोगों के साथ साथ 3 और लोगों को दे दी, सपोज 13 लोगों को मशीनें दे दी। मतलब इसमें फिजिकल मशीन एक्सपेंड हो गई, नंबर ऑफ मशीन्स चेंज हो गई, इसमें मशीन की क्वालिटी चेंज हो गई। और अगर ये दोनों ही हो जाएं देन डेवलपमेंट जो है वो बहुत जल्दी हो सकती है। दिस वाज ऑल अबाउट द कैपिटल फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।